दोस्तों, भारत की एक बहुत ही जानी मानी मल्टी बिजनेस केमिकल कंपनी एसआरएफ लिमिटेड की कहानी में अब एक नया और मजेदार चैप्टर जुड़ गया है। 5 मई 2026 को कंपनी ने अपनी चौथी तिमाही और फाइनेंशियल ईयर 2026 के नतीजे जारी किए हैं। तो आज की इस चर्चा में हम इन्हीं फाइनेंशियल नंबर्स के पीछे की उस कहानी को डीकोड करेंगे जो दिखाती है कि आखिर कैसे ये कंपनी अलग अलग सेक्टर्स में अपना इतना तगड़ा दबदबा बनाए हुए है। चलिए सीधे आंकड़ों पर चलते हैं। 15,787 करोड़ रुपए सुन के थोड़ा हैरान करने वाला नंबर लगता है ना, पर ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए एसआरएफ लिमिटेड का टोटल एनुअल रेवेन्यू है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि पिछले साल के मुकाबले इसमें पूरे 7% का शानदार जंप देखने को मिला है। ये बड़ा आंकड़ा अपने आप में कंपनी के मैसिव स्केल और मार्केट में उनकी मजबूत पकड़ को साफ साफ दर्शाता है। चलिए एक रोड मैप सेट कर लेते हैं कि आगे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बड़ी आर्थिक तस्वीर देखेंगे, उसके बाद अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स का ब्रेकडाउन, फिर कंपनी के स्ट्रेटेजिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, उनका इनोवेशन और अवार्ड्स, शेयरधारकों को मिलने वाली वैल्यू और आखिर में जो अपकमिंग इन्वेस्टर इवेंट्स हैं उन पर बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो है बड़ी आर्थिक तस्वीर। यहां नंबर्स में ग्रोथ बिल्कुल साफ दिख रही है। अगर हम पिछले साल के इसी सेम पीरियड से तुलना करें तो रेवेन्यू 4,313 करोड़ से बढ़कर 4,615 करोड़ हो गया है, यानी सीधा 7% की वृद्धि। और सिर्फ यही नहीं, जो ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है, जिसे हम ईबिट कहते हैं, उसमें 12% का बड़ा उछाल आया है। टैक्स चुकाने के बाद का जो नेट प्रॉफिट यानी पीएटी है, वो भी 11% बढ़कर 582 करोड़ तक पहुंच गया है। ये नंबर्स क्लियरली बता रहे हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अभी कितनी स्ट्रांग है। लेकिन रुकिए, इन शानदार आंकड़ों के बीच एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि कंपनी का मैनेजमेंट इन नतीजों को किस नजर से देख रहा है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष भरत राम जी का एक स्टेटमेंट आया है जो काफी कुछ बयां करता है। उनका कहना है कि भले ही फाइनेंशियल रिजल्ट्स काफी बेहतर रहे, लेकिन ग्लोबली जिस तरह की उथल-पुथल और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता चल रही है, खासकर मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट्स के असर को देखते हुए, वो आगे के लिए एक बड़ी चिंता का विषय जरूर है। यानी ग्रोथ तो है, पर सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। चलिए इन मैक्रो आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब उन स्पेसिफिक बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने इस ग्रोथ इंजन को असल में पावर दी है। अलग अलग सेगमेंट्स को अगर ब्रेक डाउन करें तो केमिकल सेगमेंट, जो इनका सबसे बड़ा हिस्सा है, उसमें 4% की एक स्थिर ग्रोथ है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स में भी 5% की बढ़त दिखी है। पर यहां जिसने सच में गेम चेंज किया है वो है इनका परफॉर्मेंस फिल्म्स एंड फॉयल सेगमेंट। इसने सीधा 13% की जबरदस्त छलांग लगाई है और 1,596 करोड़ का रेवेन्यू बनाया है। यह सच में एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है। अब सोचिए, इन नंबर्स के पीछे आखिर वजह क्या थी? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। फ्लोरोकेमिकल्स में जो ये जंप दिखा, वो मुख्य रूप से कूलिंग में इस्तेमाल होने वाली HFC गैसेस की तगड़ी डिमांड की वजह से था। स्पेशलिटी केमिकल्स ने मार्केट के दबाव के बावजूद नए लॉन्चेस और कॉस्ट कंट्रोल करके अच्छा परफॉर्म किया। और हां, उस फिल्म्स एंड फॉइल्स सेगमेंट की बड़ी सक्सेस का मेन रीजन था पैकेजिंग में काम आने वाली BOPET और BOP फिल्म्स के वॉल्यूम और मार्जिन्स में शानदार सुधार आना। अदर बिजनेसेस की बात करें तो कोटेड फैब्रिक्स में इनका डोमेस्टिक लीडरशिप पूरी तरह से बरकरार है। आगे बढ़ते हैं और अब एक नजर डालते हैं कंपनी के स्ट्रेटेजिक कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स पर। आखिर पैसा कहां लगाया जा रहा है, ये किसी भी कंपनी की आगे की सोच बताता है, और ये चीज कंपनी की स्ट्रैटेजी को बहुत बखूबी दर्शाती है। एक तरफ देखिए, कंपनी रेफ्रिजरेंट्स और HFCs के एक्सपेंशन पर अग्रेसिवली फोकस कर रही है, जैसे उड़ीसा में पूरे 2,300 करोड़ का एक मैसिव रेफ्रिजरेंट्स प्रोजेक्ट और दहेज में 88 करोड़ का HFC एक्सपेंशन। पर वहीं दूसरी तरफ इंदौर में जो 490 करोड़ का BOPP फिल्म प्लांट लगने वाला था, उसको अनिश्चित काल के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है। ये प्रैक्टिकली दिखाता है कि मैनेजमेंट मार्केट के हिसाब से कितना अलर्ट है। जहां डिमांड है वहां पैसा लगा रहे हैं, और जहां माहौल ठीक नहीं है वहां स्ट्रैटेजिकली ब्रेक लगा रहे हैं। कैपिटल एलोकेशन तो हो गया, पर अब बात करते हैं कंपनी के इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इनोवेशन और उनकी इंडस्ट्री रेप्यूटेशन के बारे में। SRF की एक बड़ी ही फेमस टैगलाइन है, वी ऑलवेज फाइंड अ बेटर वे। हम हमेशा एक बेहतर रास्ता खोजते हैं, और ये उनके लिए सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि उनका काम करने का तरीका है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन्हें ग्लोबली 156 पेटेंट्स मिल चुके हैं,
ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये क्लियरली उनकी वर्ल्ड क्लास रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D फैसिलिटीज का ही नतीजा है। और बात सिर्फ 156 अप्रूव्ड पैटेंट्स पर खत्म नहीं होती। उन्होंने टोटल 521 पेटेंट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिसमें से 15 तो सिर्फ इसी चौथी तिमाही में फाइल हुए हैं। इसके अलावा ऑपरेशनल एक्सेलेंस और सस्टेनेबिलिटी में भी उन्होंने नए झंडे गाड़े हैं। उन्हें IACM इंडिया प्रोक्योरमेंट चैंपियन 2026 का टाइटल मिला है और थाईलैंड में ग्रीन स्टार अवार्ड से भी नवाजा गया है। जब एक कंपनी 90 से ज्यादा देशों में अपना माल एक्सपोर्ट करती हो तो ऐसे ग्लोबल अवार्ड्स उसकी क्रेडिबिलिटी को और भी सॉलिड बना देते हैं। अब सवाल उठता है कि इन सारी कामयाबियों का उन लोगों के लिए क्या मतलब है जिन्होंने कंपनी में अपना पैसा लगाया है। तो आइए शेयर धारक वैल्यू और डिविडेंड्स को देखते हैं। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो कंपनी हमेशा से अपने शेयरधारकों को रिटर्न्स देने पर फोकस करती आई है। जैसे कि 27 जनवरी 2026 की रिकॉर्ड डेट पर प्रति शेयर 5 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया गया था। हालांकि ये सब हिस्टोरिकल डेटा है और हम यहां कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये रीसेंट ट्रेंड जरूर दिखाता है कि मैनेजमेंट का रवैया अपने शेयरधारकों को रिवॉर्ड करने की तरफ कितना पॉजिटिव रहा है। और अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कुछ आने वाले इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर इवेंट्स की। अगर कोई और डिटेल्स डायरेक्टली मैनेजमेंट से सुनना चाहता है तो 6 मई 2026 को सुबह 11:30 बजे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेस्टर और एनालिस्ट अर्निंग्स कॉल होने जा रही है। ICICI सिक्योरिटीज इस कॉल को होस्ट कर रहा है और इसमें SRF के चेयरमैन और CFO खुद मौजूद रहेंगे। ये एक अच्छा मौका होता है जहां मैनेजमेंट डायरेक्टली इन फाइनेंशियल रिजल्ट से जुड़े सवालों के जवाब देती है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक काफी इंटरेस्टिंग सोच के साथ खत्म करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 में ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत ही शानदार रही, इसमें कोई शक नहीं है। पर जैसा कि खुद चेयरमैन ने पॉइंट आउट किया था, आगे का रास्ता जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता यानी उथल पुथल से भरा हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि नए फाइनेंशियल ईयर में SRF का मैनेजमेंट इन ग्लोबल चैलेंजेस से कैसे निपटेगा और अपनी इस ग्रोथ मोमेंटम को कैसे मेंटेन रखेगा। ये वाकई में सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।